दर्शक गणों को मेरा सुरेश मोहन सेमवाल का प्रणाम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये स्वाभिमानी भारत श्रृंखला में मैं और राकेश जी एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने जो इतनी पुरातन संस्कृति है और जो महान विभूतियां हमारे देश की हैं, जिन्होंने इस भारत को महान बनाने में अपना योगदान किया है, उनके बारे में हम आज इनके बारे में चर्चा करें, गौरवशाली इतिहास के बारे में गर्व महसूस करें। से पहले ये शुरू करें तो राकेश जी, मेरी बेटी आज फिर कह रही थी कि पापा आज किस चीज पे चर्चा करोगे। पिछली बार तो हमने अपने गौरवशाली इतिहास के कुछ तथ्य डिस्कस किए थे, तो मैंने कहा बेटी हम आज कुछ ऐसा बात करना चाहते हैं कि अक्सर उसने कहा है कि पापा आपके प्रोग्राम में भी मैंने जो सुने हैं, आपके एग्जाम्पल में या आप जो कोटेशंस भी यूज करते हैं तो वो काफी फॉरेनर्स की होती हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये कहा, अब्राहम लिंकन ये कहा। कह रहे लेकिन पिताजी आपके भी इसमें जो है थोड़ा भारतीय महान लोगों के कुछ कोटेशन या उनके एग्जाम्पल्स थोड़े से कम पाए जाते हैं, तो ये उसकी शिकायत थी मुझसे और मैं इसको दिल पर हाथ रख के स्वीकार करता हूँ कि ये गलती हमसे होती है। और उस गलती के पीछे राकेश जी शायद एक कारण ये भी है कि जैसा कि हम पिछली बार भी डिस्कस कर रहे थे कि हमें खुद कोई ज्ञान नहीं है, कई बार हम खुद ही भूले बिल्कुल। और आजकल जो दो चार थोड़ी सी हमने अंग्रेजी किताबें पढ़ी हैं तो फिर वही ज्ञान जो ऊपर ऊपर रह जाता है, हम उसी को बार बार लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो भारतवर्ष में हमेशा ही महान लोग रहे हैं, आज भी हैं और ऊपर वाला चाहेगा आगे भी हमेशा रहेंगे। हमने विश्व में बहुत सी चीजों में योगदान किया है। तो आज मेरा राकेश जी से निवेदन है कि सबसे पहले अगर वो हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आजकल ना दवाइयों की बड़ी बातचीत चल रही है, तो मुझे नहीं पता कि हमारे में से कितने दर्शक होंगे जिनसे अगर मैं पूछूं कि फादर ऑफ नेशन तो आप लोगों ने सुना है, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया? क्या आप लोगों को इसकी जानकारी है कि उनका नाम क्या है? क्या आपको भारतवर्ष की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम पता है और किसने इसकी स्थापना की थी? तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को इसका जवाब गूगल करना होगा, एकदम से हमारे दिमाग में शायद इन प्रश्नों का उत्तर ना हो। तो आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर सबसे पहले भाग में जानेंगे राकेश जी से। तो राकेश जी, जरा आप ये इन दो प्रश्नों के उत्तर पहले अगर हमारे दर्शकों को बताएं ताकि हम इस चर्चा को फिर आगे बढ़ा सकें। जी राकेश जी। धन्यवाद सेमवाल जी, एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। निश्चित तौर पर मैं आपके कार्यक्रम पिछले मैं बात करूं तो 2005-6 से मतलब आपके कार्यक्रम मोटिवेशनल तो होते ही होते हैं। कारपोरेट में रहकर, कई बार कारपोरेट में होकर हम ये सोच लेते हैं कि हमें एक तय लाइन के ऊपर चलना है, लेकिन आपके अंदर मैंने ये देखा कि आप जहां आवश्यकता पड़ती है वहां राष्ट्र प्रेम भी आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है और अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति और आग्रह ना रखते हुए, कई बार तो आग्रह ये हो जाता है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भी सर्वश्रेष्ठ थे और दूसरों का जो सर्वश्रेष्ठ है उसको भी हम ले। तो निश्चित तौर पर ये गूगल ही करना पड़ता है। सामान्य तौर पर हमें नहीं पढ़ाया जाता कि हमारे भारत में कभी कोई केमिस्ट्री नाम की चीज हुई है, कभी कोई धातु विज्ञान नाम की, कोई मटेरियल साइंस नाम की चीज हुई है। तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय एक ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जी 1890 के आसपास। तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी की हम बात करें तो जिनको महात्मा गांधी, जिनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, वो ये कहते थे कि ये धोती कुर्ते वाले वैज्ञानिक हैं और ऐसे वैज्ञानिक हैं जो स्वदेशी प्रेमी हैं। मतलब हम इतिहास को उठाएं तो शायद ऐसे अकेले वैज्ञानिक के मिलेंगे जिनको फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कहा जाता है, रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है भारत के अंदर। तो उसमें हम बात करें तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी हैं जो धोती कुर्ता पहनते थे और जब आवश्यकता पड़ती थी तो आजादी की लड़ाई में कूद पड़ते थे। और जब उनको कहते थे कि आप तो वैज्ञानिक हो, आप तो लैब में रहिए, आप ये कहाँ बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने के लिए चले गए, अकाल पीड़ितों की सेवा करने के लिए चले गए, तो वो कहते थे कि कोई हम प्रयोग कर रहे हैं, कोई नया हम आविष्कार कर रहे हैं तो वो वेट कर सकता है, लेकिन हमारे देश की स्वतंत्रता और आजादी वेट नहीं कर सकती। तो ऐसे वैज्ञानिक डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी रहे। बहुत खूब, बहुत खूब। और मुझे ये भी राकेश जी पता चला है कि इवन उनकी चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि यूरोप में उनका बड़ा सम्मान है,
उसके बारे में यदि आप कुछ प्रकाश डालें कि भारत में शायद लोग कम जी जानते हैं, लेकिन बिल्कुल बाहर के लोगों को की नजर में उनका काफी सम्मान हमेशा रहा है। बिल्कुल। देखिए, अब मैं आपको 1890 के आसपास लेकर चलता हूँ। 1880 1890 का वो समय था जी। जब हमारे भारत की जो पुरानी ज्ञान परंपरा है वो विलुप्त हो गई थी। और अच्छा। अपने यहाँ एक जो हमारा देश जो उस समय गुलाम था, तो जो हमारे ऊपर शासन करते थे, उनकी शिक्षा व्यवस्था काम कर रही थी। तो एक वातावरण बना दिया गया था कि भारत के अंदर कभी कोई ज्ञान विज्ञान रहा नहीं, और ज्ञान विज्ञान रहा भी तो उसमें कभी धातु विज्ञान, कभी रसायन विज्ञान, ऐसा कोई विज्ञान नहीं रहा। तो उस जी। समय डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी एडिनबरा विश्वविद्यालय में जी। इंग्लैंड के अंदर पढ़ते थे, और पढ़ते हुए उन्होंने जी। जब कई वैज्ञानिकों के ये इस दर्शन को सुना कि भारत के अंदर तो ज्ञान विज्ञान नहीं रहा, तो उन्होंने भारत के अंदर रसायन विज्ञान कैसा रहा है। हमारे भारत में एक रसायन शास्त्री हुए हैं जिनका नाम नागार्जुन था। जी। जी नागार्जुन। उन्होंने अपना पूरा जीवन केमिस्ट्री के ऊपर शोध करने में लगा दिया, जी। जिनके बारे में मान्यता ये है, वो थोड़ी सी अतिशोक्ति हो सकती है, लेकिन वो अतिशोक्ति में भी हम देखेंगे तो ये पाते हैं कि उनके बारे में ये कहा जाता था कि उन्होंने इतनी तकनीक विकसित कर ली थी कि वो कुछ धातुओं को सोने में बदल सकते थे। ये अतिशोक्ति हम मान सकते हैं, क्योंकि अभी हम सिद्ध नहीं कर सकते, तो हम इस लेवल पर नहीं जाते। लेकिन आज भी उनका जो साहित्य है, उनकी जो पुस्तकें हैं, उनको जब हम विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं तो वो 100% वो ऐसी निकलती हैं कि ये बिल्कुल प्रामाणिक है। और कई धातुएं उनके ओर से निकालना, उनका एक्सट्रैक्शन करना, पश्चिम के अंदर भी भारत से वो विधियां गई हैं। तो बिल्कुल विदेशों के अंदर भी डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी को बहुत सम्मान दिया जाता है। इंटरनेशनल मैगजीन नेचर उनका बहुत सम्मान करती है, उनको श्रद्धांजलि देती है, और उनके बारे में कहते हैं कि उन जैसा जीवन चरित्र, उन जैसी प्रेरणा कोई और नहीं हो सकती। जी। जी। एडिनबरा विश्वविद्यालय से लेकर पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों ने जब उन्होंने लेख लिखे, और उन्होंने जब हिस्ट्री ऑफ इंडियन केमिस्ट्री लिखी, एक ये आज से 100 साल पहले पुस्तक लिखी गई थी सेमवाल साहब, 125 साल कह लीजिए, अभी 1902 के आसपास उन्होंने वो पुस्तक कई संशोधन करने के बाद छापी। उन्होंने अपने दशकों इस बात में लगा दी, और उसके बाद जब वो पुस्तक आई तो पूरी दुनिया की दृष्टि अपने भारत के बारे में बदल गई कि भारत के बारे में बहुत विकसित रसायन विज्ञान और धातु विज्ञान रहा है। बहुत खूब। और मुझे ये भी पता लगा साहब कि वो एक अच्छे रसायन ज्ञानी तो थे ही, और आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने अपना भरसक योगदान दिया। उसके साथ साथ ही वो सामाजिक कार्यों में भी हमेशा आगे रहते थे। तो इसके बारे में ये कोई स्पेशल आपके पास? जी सेमवाल साहब, आपने बिल्कुल कहा। देखिए, अपने भारत के अंदर एक परंपरा रही है। भारत में अपने इतने जुनूनी व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जी एक उद्देश्य के लिए, एक मिशन के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, मैं यूं कहूं कि जैसे आज हम नरेंद्र भाई मोदी जी को देखते हैं, हम योगी जी को देखते हैं, वो पॉलिटिक्स में उनका क्षेत्र अलग है। हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखें, एक बिल्कुल ठीक एग्जांपल हमारे सामने है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना पूरा जीवन केवल साइंस के लिए, केवल विज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। शादी नहीं करवाई, सिंपल कपड़ों में रहे, अपना सब कुछ समाज के लिए दान कर दिया। क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बड़ा नाम है हमारे युवाओं के सामने, हम सबके सामने है। तो जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ही तरह डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने विवाह नहीं करवाया। आजीवन अविवाहित रहकर देश की सेवा में लगे रहे। कहीं बाढ़ आती, भूकंप आता तो उसमें वो खड़े हो जाते थे। और कई बार तो ऐसा हुआ, जैसे अकाल हुआ बंगाल में, तो अकाल हुआ तो वो खड़े हो गए। उन्होंने एक टारगेट ले लिया कि मैं 3 लाख रुपए का डोनेशन इकट्ठा करूंगा। तो उस समय 3 लाख रुपए की एक बड़ी रकम है। तो उस समय जब उनकी सैलरी, मैं उनकी एक घटना और जीवन की बताता हूँ, वो उस समय क्या, ये 1890-1900 का दशक समय ऐसा था जब ये विश्वविद्यालय नए नए बने थे, और कुछ एक विश्वविद्यालय पूरे भारत में होते थे। तो कलकत्ता के विश्वविद्यालय में वो काम करते थे। तो मिस्टर क्राफ्ट वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड थे उस समय, अंग्रेजों की ओर से। तो कितना भेदभाव किया जाता था अनुभव के मामले में, जानकारी के मामले में। अगर हम मेरिट के मामले में बात करें तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी की मेरिट ज्यादा अच्छी थी। उसी विश्वविद्यालय में उन्हीं के पैरेलल जब अंग्रेज अधिकारी काम करते थे, उनकी सैलरी 1200 रुपए महीना होती थी। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी को 250 रुपए महीना मिलते थे। तो एक बार वो मिस्टर क्राफ्ट के पास पहुंच गए
उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी नाइंसाफी है, मेरा अनुभव कम नहीं है, मेरी डिग्री कम नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस कम नहीं है, मेरिट में भी मैं कम नहीं हूं, तो मुझे 250 रुपए आप देते हैं और अंग्रेजों को 1200 रुपए मिलते हैं, 1100 रुपए मिलते हैं। तो मिस्टर क्राफ्ट, क्योंकि अंग्रेज कैसा व्यवहार करते थे आप देखिएगा, और ये देखिए कि हर जाति में, हर वर्ग मत पंथ में अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे अंग्रेज अच्छे भी रहे हैं जिन्होंने भारत की तरक्की में योगदान दिया है। तो उस समय उन्होंने कहा कि आप मिस्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, हमने आपको जबरदस्ती नहीं रोका हुआ, आपको लगता है कि आप 250 रुपए से अधिक कुछ कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, आप बिल्कुल फ्री है नौकरी छोड़ने के लिए, आपको हमने कोई ऐसे जबरदस्ती नहीं रखा हुआ। तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने उस समय संकल्प कर लिया कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो उनके अंदर स्वदेश का प्रेम कितना था, 3-3 लाख रुपए का टारगेट ले लेते थे, उसको कलेक्शन कर लेते थे, अपनी सारी सैलरी दान कर देते थे। जब वो हॉस्टल में पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने लैब बना ली अपने हॉस्टल के छात्रावास के कमरे में। उसके बाद जब वो विश्वविद्यालय में नौकरी करते थे तो वहां नौकरी करके पढ़ाने के बाद वो घर आकर अपने घर के, जहां उनका घर था उसके पिछवाड़े में उन्होंने लैब बनाई हुई थी। उस लैब में वो वहां पर अलग अलग केमिकल्स के प्रोडक्शन का काम करते थे। ये समय वो था सैमवाल साहब जब भारत में केमिस्ट्री नाम की कोई चीज, आधुनिक केमिस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं, कोई केमिकल, कोई साल्ट यहाँ पर बनता नहीं था, सिरेमिक का कोई आइटम नहीं बनता था। तो ऐसे बहुत से उद्योग धंधे हैं जो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी ने स्थापित किए। बिल्कुल वो बहुत बड़े समाज सेवी थे और उनका जीवन बहुत प्रेरणा वाला जीवन है। धोती कुर्ता में उन्होंने जीवन बिता दिया और अपना सब कुछ समाज के लिए दान कर दिया। बहुत खूब, धन्यवाद राकेश जी। हमारे एक दर्शक हैं प्रवीण जी, वो पूछ रहे थे, वो क्योंकि पिछली बार शायद वो नहीं जुड़े होंगे, तो प्रवीण जी मैं आपको बता दूं, हमारे भाई राकेश जी जो हैं ये भारत स्वाभिमान मंच के केंद्रीय प्रभारी हैं, पतंजलि से जुड़े हुए हैं। अब पढ़ाई लिखाई से तो ये खैर इंजीनियर हैं, लेकिन पिछले 1 दशक से ज्यादा से सामाजिक क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान कर रहे हैं। और आप में से जो लोग तो मेरे संपर्क में शायद अगर अभी राकेश जी को नहीं जानते, आप पिछले साल का जो योग दिवस हुआ था हरियाणा में, जहां हमारे गृह मंत्री जी भी थे और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब भी थे, उस योग दिवस को उस जगह पर जो लीड कर रहे थे वो हमारे भाई राकेश कुमार जी हैं। इनकी उपलब्धियां अगर मैं गिनाने जाऊंगा अभी तो ये 1 घंटे का सेशन तो उसी में खत्म हो जाएगा। तो खैर मैं तो यही दुआ करता हूँ साहब कि ये जो हमारे बच्चे आजकल जो देख रहे हैं, जो नवे जवान हो रहे हैं, इनको ये जानकारी मिले कि देखिए, एक व्यक्ति साइंस का स्टूडेंट उस समय में, जबकि इतनी सुविधाएं मौजूद नहीं थी, जब देश भी गुलाम था, ऐसी कठिन विकट परिस्थितियों में भी किसी ने इतनी पढ़ाई लिखाई उस समय पर की, और ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बल्कि सफल भी हुए, और ना सिर्फ सफल हुए बल्कि समाज में योगदान किया, आजादी के प्रति अपना स्थान उन्होंने अग्रणी रखा। तो ऐसे लोग असली नायक हैं सोसाइटी के। लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे किसी से पूछो जी आपका हीरो कौन है, तो इमीडिएटली दिमाग में बस वो बॉलीवुड के कुछ नाम आ जाते हैं। राकेश जी ने पता नहीं वो सीरियल देखा होगा कि नहीं देखा होगा एक टीवी पर सीरियल आता है राकेश जी, इंडियाज गॉट टैलेंट, इंडियाज गॉट टैलेंट। भारत में प्रतिभा है, और उस प्रतिभा में दिक्कत ये है कि जो उसके जो जज है वो तीनों के तीनों बॉलीवुड इंडस्ट्री के हैं। तो भारत में प्रतिभा है, नाम तो ये है शो का, लेकिन जो जज हैं वो तीनों बॉलीवुड के हैं। तो उस भारतीय प्रतिभा में वो कोई मैथमेटिशियन, कोई केमिस्ट्री में कोई काम कर रहा हो, किसी ने कोई नया आविष्कार किया हो, या कोई खेल जगत का कोई आ जाए, उसको शायद अभी भी टैलेंट नहीं समझ रहे। सिर्फ नाचने गाने को शायद लोग टैलेंट समझ रहे हैं, वो भी टैलेंट है, लेकिन सिर्फ वही टैलेंट नहीं है। और इसका इसलिए है क्योंकि हमें ऐसे लोगों के बारे में जानकारियां नहीं होती। अभी जो आपने वो जो जिक्र किया कि कितनी कठिनाइयों के बावजूद वो काम करते थे, एक हिंदी मूवी है जो मेरे हिसाब से हम सब दर्शकों को देखनी चाहिए, राकेश जी ने तो जरूर शायद देखी, क्योंकि बहुत पुरानी मूवी है, एक डॉक्टर की मौत। एक डॉक्टर की मौत बहुत अच्छी मूवी है, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। एक ऐसे जुझारू व्यक्ति की जो डॉक्टर थे, अपने खर्चे पर रिसर्च करते रहे, हमारे आपस के लोगों ने और संस्थानों ने उनका सहयोग नहीं किया। वो चाहते तो बहुत बीमारी की दवाई बना सकते थे, उस पर लगभग पहुंच गए थे, पर यहाँ के वो जो कुचक्र है उसके चक्कर में वो कैसे एक व्यक्ति, जुझारू व्यक्ति को थका देते हैं लोग। तो वो एक मूवी बहुत देखने वाली है। मैं जब स्कूल में था तब मैंने वो मूवी देखी थी, पंकज कपूर की मूवी है।
उसका एक डायलॉग मुझे आज तक याद है राकेश जी। वो क्योंकि बड़ा जुझारू था, जुनूनी आदमी था, तो इस बात की परवाह नहीं करता था कि मेरी तनख्वाह कम है, मुझे पैसे जेब से लगाकर रिसर्च करनी पड़ रही है। उसकी डायरी में उसने एक कोट लिखा था जी, उसने वो कोट लिखा था, so much to do and too little is done, so much to do and too little is done, अर्थात बहुत कुछ किया जाना बाकी है और अभी बहुत कम किया गया है। अच्छा, वो कोटेशन आज तक मेरी खोपड़ी में साहब वो फिट हो रखा है, और मुझे भी यही फील होता है जी कि अभी ना बहुत कुछ किया जाना बाकी है और अभी हुआ ही क्या है। तो जो लोग इस तरीके की मानसिकता से काम करते हैं वो थकते नहीं हैं और बल्कि और योगदान करते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकगण आज थोड़ा प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी के बारे में थोड़ा और रिसर्च करेंगे और भारत के इस गौरवशाली वैज्ञानिक के बारे में, फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, ऑफ द फाउंडर ऑफ फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया, इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे और गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो राकेश भाई, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक और क्रांतिकारी है साहब, जिनकी कविता तो लोगों ने शायद जरूर सुनी होगी, पर जिस तरीके से हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में फिर भी जानकारी है, तो एक जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं उनके बारे में अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल दें राकेश जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी। ये जो क्रांतिकारी हुए, उन्होंने हमारे देश में की आजादी में जो योगदान किया है, अगर उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें तो दर्शक बड़े लाभान्वित होंगे। बिल्कुल, बस मैं एक चीज डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी को आज क्योंकि हमने स्मरण किया है जी, और मैं ये मानता हूं कि हमारी पूरी पीढ़ी इसके लिए गुनहगार है कि हमने अपनी पीढ़ी को, हम सबको कम पता लगा है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी के बारे में। आज भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सैमवाल साहब, आज 40% जेनेरिक दवाएं, अमेरिका को भी यदि जेनेरिक ब्रांडेड दवाई खानी हो तो हमारी खाता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जो मामला हुआ आपने देखा होगा कि ट्रंप ने कहा कि भारत मुझे जल्दी से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे दो, और केवल उसने नहीं कहा, हमारा जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसको भी हाथ हमारे ऊपर पसारना पड़ा। तो ये जो आज अगर भारत पूरी दुनिया में फार्मेसी में 3rd नंबर पर है, पूरी दुनिया में फार्मेसी, भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो इसका श्रेय डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी को जाता है। उन्होंने बंगाल फार्मा की स्थापना की थी और आज हम उनको बड़ी कृतज्ञता के साथ नमन करते हैं कि वो नहीं होते तो दवाओं के क्षेत्र में भारत की स्थिति ऐसी होती कि शायद जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके ऊपर भी हमें भारत जैसे आज हम चाइना के ऊपर निर्भर हैं। यद्यपि आज ये दुखद बात है कि अभी भी जो हमारा एपीआई आता है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स आते हैं, वो अभी भी चाइना से आते हैं, क्योंकि बीच में हम थोड़े से लूज पड़ गए। तो आज हम डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी को श्रद्धांजलि देते हैं और आगे बढ़ते हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, हमें क्रांतिकारियों के बारे में थोड़ा सा कम पढ़ाया गया, और जो पढ़ाया, जो हमने सुना है वो शहीद भगत सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने सुना, फिर थोड़ा हमने राजगुरु सुखदेव जी के बारे में सुना, थोड़े से जो सक्रिय लोग हैं उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में सुना। लेकिन हम यदि बात करें तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का व्यक्तित्व कितना बड़ा था सैमवाल साहब, उस व्यक्ति के बारे में जब वो जेल में फांसी में उनको ले जाया जा रहा था और फांसी देने के लिए जो उस समय के अंग्रेज और जज जो होते थे वो जेलर और जज जो होते थे अंग्रेज होते थे। तो उस समय का जो जेल का सुपरिटेंडेंट था, उनके पास जो वो जेल में रहे तो उनकी वो जो रिट लिखते थे, अपनी खुद का जो वो जवाब देते थे, जो केस चलता था, तो उसको मुकदमे की पैरवी खुद करते थे। अच्छा, 200 पन्नों की पैरवी लिखते थे, और जो अंग्रेजों का एक जज था मिस्टर हैमिल्टन, वो उस पैरवी को पढ़ता था तो उसको ये लगता था कि किसी लीगल एक्सपर्ट की लिखी हुई। और जेल में जब उनका व्यक्तित्व देखा तो उनकी व्यक्तित्व की महानता कितनी है, बस उसको मैं डिस्क्राइब अगर एक लाइन में करूं तो अंग्रेजों की जेल का जो सुपरिटेंडेंट था जी, उसने कहा कि ये भारत का पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का दुर्भाग्य है कि इन जैसा होनहार, इन जैसा पर्सनैलिटी का, इन जैसा संगठन करता, इन जैसा विजनरी लीडर जो भारत जैसे गुलाम देश में पैदा हुआ है, यदि ऐसा कोई व्यक्ति इंग्लैंड में पैदा होता तो निश्चित तौर पर इंग्लैंड का जो उस समय सूरज कभी अस्त नहीं होता था, कई देशों में उनका शासन था, तो कहता ये सारे इंग्लैंड के साम्राज्य का प्रमुख सेनापति होता जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी वीरता, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का विजन कैसा रहा होगा। तो एक अंग्रेज सुपरिटेंडेंट की ये टिप्पणी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के व्यक्तित्व को बताती। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, जैसे हम नाम से हम देखते हैं
तो हाँ जी। बिस्मिल नाम आता है तो हम सोचते हैं कि वो मुसलमान होंगे। हाँ, ये बड़ा एक द्वंद रहता है जी पंडित कि नाम बिस्मिल आता है। पंडित और दोनों का ये अगर मिक्सचर कैसे है। हाँ, अच्छा मैं बताता हूँ, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ना तो मुसलमान थे और ना पंडित थे। अच्छा। उनकी जाति, यदि हम अपने आधुनिक सिस्टम के हिसाब से देखें तो उनकी जाति ठाकुर थी, अच्छा जी। राजपूत जाति के थे। पंडित उनके नाम के आगे इसलिए लगाया जाता था क्योंकि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का, वेद दर्शन का बहुत गहरा अध्ययन किया। बहुत खूब। कई कई भाषाओं के जानकार, अंग्रेजी के बहुत बहुत अच्छे जानकार थे। अंग्रेजी की उस समय की कई पुस्तकें उन्होंने, चीनी क्रांति कैसे हुई, दूसरे देशों की क्रांति कैसे हुई, उनकी पुस्तकों का अनुवाद जो देश के युवाओं को उपलब्ध नहीं था, उनका ट्रांसलेशन करने का काम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में एक बात और मैं कहूं तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के क्रांति के कार्यों का जो गूंज है वो तुर्की तक है। तुर्की में एक शहर है जिसका नाम बिस्मिल है। अब बिस्मिल का अर्थ क्या है? बिस्मिल का अर्थ है घायल। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने उर्दू का एक शब्द बिस्मिल अपने नाम के साथ उपनाम के रूप में जोड़ा, जिसका अर्थ है घायल। वो ये कहते थे कि मैं भारत की दुर्दशा को देखकर, भारत माता को जंजीरों में देखकर मैं ये महसूस करता हूँ कि आज पूरा भारत घायल है और इसके साथ ही मेरा हृदय भी घायल है। ओके ओके। और तुर्की में ऐसा माना जाता है कि एक शहर का नाम बिस्मिल रखा गया है और उस शहर का नाम रखने की तुर्की के उस समय के जो प्रमुख होते थे, उन्होंने प्रेरणा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी से ली। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो जनरली हमारे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को वो जो काकोरी की घटना है उसके बारे में शायद सामान्य लोगों को इसके बारे में जानकारी है, लेकिन काकोरी की घटना के अलावा भी उन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था हमारे इस भारत की आजादी में। अगर आप उस पर थोड़ा और प्रकाश डालें। उन्होंने कोई पार्टी की स्थापना की थी। देखिए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में मुझे खुद दुख है। मैं 2005 में हरिद्वार में शिविर में भाग लेने के लिए आया जी। तो 2005 से पहले सहवाल साहब मैंने नहीं सुना था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम। जी जी। मैं तो सोशली थोड़ा सा एक्टिव पहले भी रहा हूँ, रुचि भी रही है, लेकिन रुचि होने के बाद भी मुझे उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, आपने काकोरी कांड नहीं कहा। अगर काकोरी कांड आप कहते तो निश्चित तौर पर मुझे दुख होता। देखिए, अंग्रेजों ने बड़ी सफाई से, जी जी, अंग्रेजों ने या दुश्मन ने, कोई भी दुश्मन है वो दूसरे व्यक्तियों को डिमोरलाइज करता है, ये सामान्य एक प्रवृत्ति है, मानव की शासन की प्रवृत्ति है। तो उसमें जो हमारे विरोधी रहे, जिन्होंने हमें राजनीतिक तौर पर गुलाम रखा, उन्होंने हमारे सारे जो गौरव की घटनाएं थी उनको, उनके गौरव को नष्ट कर दिया। जैसे 1857 की क्रांति है, वो उन्होंने क्या कहा? गदर, सिपाही विद्रोह। गदर कहते हैं तो पिक्चर कुछ और बनती है। तो काकोरी कांड नहीं कहा आपने, ये अच्छी बात है। काकोरी हमारी एक इतिहास की बहुत बहादुरी की घटना है। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जो बड़ा काम किया था, देखिए कांग्रेस में केवल पहले नरम दल होता था, नरम दल के साथ साथ लोकमान्य तिलक को खड़ा करना, लोकमान्य तिलक जी का सहयोग करना। लोकमान्य तिलक जी तो उनसे बहुत वरिष्ठ थे, वो उनका अपना गुरु मानते थे। लोकमान्य तिलक जी को, लाल बाल पाल को एक युवाओं की ओर से समर्थन करना। कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं तो अधिवेशनों के अंदर मांग उठाना पूर्ण स्वतंत्रता है। मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर पूर्ण स्वतंत्रता की आवाज उठाना। और जब उनको लगा कि हमारी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ये कांग्रेस की जो परंपरागत शैली है, संगठन है जो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, वो नहीं कर सकता, तो उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। उस समय महात्मा गांधी अहिंसा का समर्थन करते थे, हमारे क्रांतिकारी बम, बंदूक और गोली की बात करते थे। उनके सामने रूस की क्रांति थी, आयरलैंड की क्रांति थी, चीन की क्रांति थी। तो वो वहां बाहर की क्रांतियों से प्रभावित होकर ये मानते थे कि अगर भारत के अंदर भी अंग्रेजों से भारत को मुक्त करवाना है तो हमें सशस्त्र क्रांति करनी पड़ेगी। बिना बहादुरी के, बिना वीरता के, बिना क्रांति के बड़ा काम नहीं हो सकता। उन्होंने बम का दर्शन लिखा था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ सचिंद्र नाथ सान्याल जी और भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद जी। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी बहुत पुस्तकें नहीं पढ़ते थे जी, शहीद भगत सिंह पुस्तकें बहुत पढ़ते थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद दोनों के गुरु थे। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने उस समय बम का दर्शन लिखा,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, और संगठनकर्ता बहुत जबरदस्त थे पूरे भारत के। जैसे उस समय क्रांतिकारी या तो बंगाल के थे जी या फिर पंजाब के क्रांतिकारी, तो पंजाब के और बंगाल के क्रांतिकारियों को जोड़ना और उत्तर प्रदेश में क्रांति की गतिविधियों को बहुत तेजी के साथ सक्रिय करने का श्रेय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को जाता है। यद्यपि काकोरी की जो बहादुरी की घटना हुई वो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन उस घटना का महत्व कितना है इसका अंदाजा हम अगर लगाएं तो काकोरी की घटना में केवल 10,000 रुपए की, अंग्रेज ये कहते हैं कि क्रांतिकारियों ने लूटा था, क्रांतिकारी ये मानते हैं कि हमने तो अपना धन वापस लिया था, तो केवल 10,000 रुपए की उस लूट को रिकवर करने में स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस को लगा। स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस उस समय बहुत फेमस पुलिस मानी जाती थी कि अंग्रेजों के राज में ये सबसे एडवांस पुलिस फोर्स है, उनको लगाया गया और 1 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च कर दिए गए कि कैसे भी करके ये जो यहाँ पर जो क्रांतिकारी हैं इनको हमें फांसी के ऊपर चढ़ाना है। अच्छा, और उनकी जो बड़ी वो फेमस कविता है जी, वो उन्होंने खुद लिखी थी जी? मुझे आज तक पता नहीं वो उन्होंने खुद लिखी थी या वो किसी और की मतलब उन्होंने गाई है? पंडित बिस्मिल जी देखिए, एक बड़ी उनका फेमस गजल ज्यादा लिखते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर कितना बाजुए कातिल में, बहुत अच्छे शायर। तो ये उनका अपना ही लिखा हुआ है? बहुत जादूगर थे, हाँ उन्हीं की लिखी हुई है। और स्वदेशी के बारे में भी उनका अनन्य प्रेम था, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो मेरा हो कफन स्वदेशी। वाह वाह, ये उनकी बहुत प्रसिद्ध गजल है, विचारधारा के सारे लोगों का मूल मंत्र रही। जैसे सरफरोशी की तमन्ना गाते हुए लोग क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर चढ़े, ऐसे ही स्वदेशी की जब हम बात करते हैं तो मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा वो कफन स्वदेशी। और स्वदेशी की परिभाषा देते हुए वो कहते हैं कि जो गांव में बना हो, जो हाथ से बना हो, जिससे गरीब को काम मिले, जिससे गरीब की झोपड़ी में भोजन आए, वो स्वदेशी है। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी अद्भुत शायर थे और उनकी शायरी से प्रभावित होकर उनसे अशफाक उल्लाह खान नाम के एक हमारे, जिसको हम आज कहें मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति उनके मिले और उनकी मित्रता इतनी गहरी थी। बस मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा कि एक बार अशफाक उल्लाह खान अपने घर में, उनको बुखार रहा 3-4 दिन तक, तो बेहोश हो गए। और जब वो बेहोश हो जाते हैं तो बेहोशी की हालत में वो राम राम कहते हैं। अब मुस्लिम समाज में, जो परंपरागत मुस्लिम समाज हमें है, उसमें ये सोचते हैं कि अगर ये राम राम कह रहा तो इसके ऊपर किसी जिन्न का, भूत प्रेत का साया आ गया है, अभी ये काफिर हो गया है। मतलब मुस्लिम समाज में तो राम का नाम लेना एक तरीके से ये माना जाता है कि ये तो काफिर हरकत है, इसका मतलब इसके ऊपर तो कोई प्रेतात्मा आ गई। वो राम राम कर रहे थे, तो परिवार वाले समझ नहीं पाए, तो उनके एक पड़ोसी ने समझा कि अपने दोस्त पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की बात कर रहे हैं। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी आए, आकर उनकी देखरेख की, तो इतना प्रेम अशफाक उल्लाह खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी में था। तो अशफाक उल्लाह खान के दिल में देशभक्ति की लौ को और प्रज्वलित करने का, हिंदू मुस्लिम एकता का, शाहजहांपुर में उनका जन्म हुआ। अशफाक उल्लाह खान भी शाहजहांपुर के थे, तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है भी, तो शाहजहांपुर में अक्सर दंगे हो जाते थे उस समय। तो जब दंगे होते थे तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह खान दोनों जाते थे और अलग अलग समुदायों को समझाकर शांति स्थापित करने का काम करते थे। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी इस ज्ञान के लिए। अगर आप कोई पुस्तक सजेस्ट करना चाहें कि जिस पुस्तक से हमें राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में कुछ और जानकारी, या कोई प्रकाशन जो इनकी पुस्तकें इस तरह के क्रांतिकारियों पे अच्छी किसी ने कोई पुस्तकें छापी हो, ताकि हमारे जो दर्शक गण हैं वो उसको खरीद सकें। जी बिल्कुल, देखिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की जीवनी सबको पढ़नी चाहिए। सैम्बल साहब, एक मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं तो केवल मोटिवेशनल हम कई बार शाब्दिक बात हो जाती है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो हम विदेश के एग्जाम्पल लेते हैं। में खूब उन्होंने, मतलब एक तरीके से इतनी बुरी लत में फंस गए थे, सिगरेट पीते थे और एक नहीं 20-20 सिगरेट रोज पीते थे, शरीर से बीमार हो गए थे। उस समय उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन किया। कोई मोटिवेशनल गुरु उनको मिले, स्वामी सोमदेव जी, उन्होंने उनको बताया, उन्होंने नमक खाना भी छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, रोज एक्सरसाइज करते थे और अपने शरीर को बहुत बलवान बना लिया। बहुत खूब। तो कैसे हम बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, ये हमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जीवन प्रेरणा देता है। इसके साथ
बिस्मिल जी ने जेल में जो अपनी जो लीगल बहस करते हुए बहस के लिए जो उन्होंने पेपर मंगवाए थे, उन्हीं पेपर के ऊपर पेंसिल से उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा उपलब्ध है। मैं तो ये कहूंगा कि भारत के बच्चे बच्चे को वो आत्मकथा पढ़नी चाहिए। उस आत्मकथा को पढ़ने से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। संघर्षों में कैसे संघर्ष किया है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में हमें बहुत बार तो ऐसा होता था कि हमें खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, केवल सत्ता में अपना गुजारा करना पड़ता था। लेकिन इन अभावों के अंदर भी अपने लक्ष्य को कैसे ध्यान में रखा जाए, कैसे अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपने संकल्प को दृढ़ किया जाए, वो प्रेरणा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की जीवनी से मिलती है। प्रभात प्रकाशन की एक प्रकाशक है दिल्ली में, राष्ट्रवादी सारी पुस्तकें, अच्छी अच्छी पुस्तकें छापते हैं, कमर्शियल एंगल नहीं रखते। तो ऐसी पुस्तकें जो कहीं और नहीं मिलती, जिनकी मार्केट वैल्यू कम है, जिनको पढ़ने वाले कम है, वो भी वो छापते हैं। तो प्रभात प्रकाशन के नाम से इंटरनेट से सर्च करेंगे तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की जीवनी मिल जाएगी। और हमारे जो पाठकगण देख रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी जो हमें लाइव देख रहे हैं, उनकी ये जीवनी इंटरनेट के ऊपर भी उपलब्ध है। डॉक्टर मदन लाल वर्मा क्रांत जी हैं, शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर बहुत काम किया, और बड़ी बात क्या है, उन्होंने इंटरनेट के ऊपर भी बहुत काम किया है। तो विकिपीडिया के ऊपर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को बहुत बड़े स्ट्रक्चर में उन्होंने स्थापित किया है हिंदी में। इंटरनेट के ऊपर भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध है। तो आप पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की पुस्तक आपको इंटरनेट के ऊपर फ्री में पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी, तो उसको भी जरूर पढ़ें। जरूर। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रभात प्रकाशन वाले जो है ये इस तरह के महान लोगों की जीवनियां और बाकी पुस्तकें छापते रहते हैं। मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। बस अंत में एक सवाल और राकेश जी, वैसे तो हमारा समय हो गया है, पर एक सवाल और। हमने गांधी जी के स्वतंत्रता अभियान में जो उनका योगदान है उसके बारे में तो खैर हमने सबने पढ़ा ही हुआ है, और जो उनका समय समय पे वो जो भोजन त्याग करके उपवास किया करते थे किसी भी चीज की खिलाफत में, क्योंकि वो अहिंसक आंदोलन करते थे, तो उसके बारे में तो हम सब लोगों ने पढ़ा है, सुना है, वो तो खैर हमारी रगों में बसा है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा इसमें बताएं कि भारत के आजादी के आंदोलन में सबसे लंबे समय का जो उपवास किया गया है, जो कि भगत सिंह के द्वारा किया गया था, और वो भी जेल के अंदर, उसके बारे में यदि बताएं तो कितने दिन का था, और जेल के अंदर रह के कोई कैसे उपवास कर पाया होगा, कितना कठिन रहा होगा जी। क्योंकि एक उपवास तो वो है कि मैं अपने शुभचिंतकों के बीच में बैठ के करूं, और एक जेल में करूं, उस सत्ता के खिलाफ कर रहा हूं जो सत्ता चाहती नहीं है। तो कैसे उन्होंने इतिहास का सबसे लंबे समय का जो सत्याग्रह था, जो उपवास उन्होंने रखा था, उसके बारे में यदि आप जाते जाते कुछ बताएं। जी जी बिल्कुल। देखिए, भगत सिंह और उनके साथी अंग्रेजों ने जेल में रखे, तो अंग्रेज जेल में रखते हुए भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु सुखदेव, उनके साथी जो जेल में गए थे, तो जेल में जाने का उनका उद्देश्य साफ था। वो जेल से मुक्ति नहीं चाहते थे। उनका तो उद्देश्य था कि हमें जेल में अपना संदेश, क्योंकि हम जेल, उनकी दिक्कत क्या थी, वो ये कहते थे कि जो उस समय के जो बड़े नेता हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, वो बड़े नेता यदि छींकते हैं तो मेन पेज की न्यूज बनती है। तो कहते हैं हम अपनी जान भी दे दें तो कोई हमें छापता नहीं है। तो उन्होंने असेंबली में बम इसीलिए फोड़ा कि ताकि लोगों तक, युवाओं तक वो अपनी बात पहुंचा सके। तो जेल के अंदर रहते हुए भी वो जब कोर्ट में आते थे तो नारे लगाते थे, कोर्ट में आते थे तो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध इनकलाब जिंदाबाद करते थे, उनका विरोध करते थे। तो शहीद भगत सिंह ने उस समय सैकड़ों दिन का उपवास, और वो उपवास कोई ऐसा उपवास नहीं था कि उसमें हमने कोई नींबू पानी ले लिया या हमने कोई दूध ले लिया। तो उस समय उन्होंने सब कुछ छोड़कर उपवास किया, और उपवास करते हुए अंग्रेज उनके ऊपर दबाव देते हुए मटकों के अंदर पानी की जगह दूध रख देते थे, तो वो दूध के मटके भी वो फोड़ देते थे। और एक शहीद भगत सिंह के साथी के बारे में तो ये हुआ, जब उन्होंने उपवास किया, तो उपवास करने के बाद जब उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं अब अपना उपवास तोड़ूंगा नहीं, अब तो या तो अंग्रेज झुकेंगे या मैं अपने प्राण दूंगा, तो अंग्रेजों ने जल्लादों को दबाकर, पठानों को दबाकर उनको दबाया, और जबरदस्ती नली डालकर उनके पेट के अंदर वो दूध डाल रहे थे। तो ऐसा हुआ कि वो नली पेट की जगह फेफड़ों में चली गई, और हमारे एक क्रांतिकारी की तड़फ तड़फ कर मौत हो गई, तड़फ तड़फ कर उन्होंने अपने प्राण दिए। तो ऐसे सैकड़ों दिन का उपवास करने का काम शहीद भगत सिंह उनके साथियों ने किया, और वो क्रांति का अद्भुत कार्य शहीद भगत सिंह ने किया। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, क्योंकि मैं ये चाहता था कि ज्यादातर लोग भगत सिंह का नाम सुनते ही ना वो सीधा से वो बड़े मतलब उग्र टाइप भी हो जाते हैं। लेकिन भगत सिंह का जीवन को यदि लोग वाकई में थोड़ा स्टडी करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि एक इतनी कम आयु में जितनी मेच्योरिटी के साथ उन्होंने देश के लिए जो अपना सर्वस्व त्याग किया है, वो बहुत ही अनुकरणीय है। और आज के युवा जनरेशन को चाहिए कि जब वो अपने रोल मॉडल चुने, तो जरा भगत सिंह को भी थोड़ा दिमाग में रखें कि कैसे कम आयु के बावजूद एक व्यक्ति का विजन इतना बड़ा हो सकता है। देखिए उस समय में, जैसे कि राकेश जी ने बिल्कुल सही कहा है, असेंबली में बम डालने का पर्पस ये नहीं था कि हमने वहां लोग मारने, बल्कि उन्होंने जानबूझकर बम ऐसी जगह गिराया था ताकि किसी की जान की हानि ना हो। लेकिन इससे, क्योंकि जब वो रोज कोर्ट में आएंगे जाएंगे, तो लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और लोगों को पता चलेगा। नहीं तो उस समय का जो कुप्रचार होता है, जो भी आज भी होता है, उनको आतंकवादी समझते थे कि ये तो बस इनको मजा आता है शायद बम फोड़ने में, गोली चलाने में। और कैसे उन्होंने ये ध्यान आकर्षित किया, जनता तक अपनी आवाज पहुंचाई, और उसके बाद जेल में रहते हुए कैसे सत्याग्रह करते हुए अपनी बात को रखा, अन्न जल का त्याग किया, और इतिहास का सबसे लंबे समय का उपवास रखना उस कम आयु में, कितनी बड़ी बात। तो आज का हमारा ये जो युवा है, जो आजकल डिप्रेशन से जूझ रहा है, और बहुत सी जिसको लगता है कि बस सारे जीवन का बोझ मेरे ऊपर ही है और मैं अकेला पड़ गया हूँ, अगर मेरे ख्याल से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी पढ़ें, हमारे भगत सिंह के बारे में जाने, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय साहब के बारे में जाने, और ऐसी बहुत सारी महान विभूतियां हैं, अगर हम जाने तो शायद हम एक तो नमन तो उनके प्रति खैर हमेशा करेंगे ही, और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को और बेहतर तरीके से जीने के लिए बहुत मदद मिलेगी। तो आज हमारे पास क्योंकि समय सिर्फ इतना ही है, राकेश भाई आपका एक बार फिर पुनः हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने इतने व्यस्त समय में से भी हमारे लिए समय निकालते हैं, और आपको पता है हम आपसे फिर आग्रह करेंगे अगले हफ्ते फिर आप हमारे साथ कुछ और महान विभूतियों के बारे में अपना प्लीज मार्गदर्शन कीजिएगा। और मेरा सब दर्शकों से निवेदन है कि कृपया अपने तौर पर भी भारत की महान विभूतियों के बारे में रिसर्च करें, गूगल करें, और अपने जो इतना रिच इतिहास हमारा है, जो इतने महान लोग जिन्होंने इस देश को बनाने में बुनियाद में अपना खून पसीना, यहाँ तक कि अपनी जान तक लगा दी है, ऐसे लोगों के बारे में कम से कम जानकारी रखना, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन जानकारियों के बाद सीना अपने आप 56 इंच का हो जाता है, उसके लिए किसी एक पार्टी का सदस्य होने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आपसे मुलाकात। धन्यवाद, धन्यवाद सहवाल साहब, धन्यवाद, प्रणाम।